नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय के बाद फिर एक बार आपके सामने हम हैं। कुछ पूर्व की कक्षाओं में जो क्लासें हमारे आपके बीच में चली, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाई। उसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि जो कुछ भी चला बेहद कारगर थी वो क्लासेस। क्योंकि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर हमारे आपके बीच विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कड़ियाँ आगे बढ़ रही थी और उन्हीं कड़ियों में मगध के प्रारंभिक शासकों के विषय में हम जाने कि आखिर उन्होंने मगध साम्राज्य को विकास के दायरे में लेने के लिए, उसको काफ़ी दूर तक फैला देने के लिए तरह तरह की पॉलिसियां, नीतियां बनाई और कुशल नीतिज्ञता के साथ साथ उन्होंने अपनी भुजाओं, अपने पौरुष का भी प्रदर्शन किया। और तब जाकर मगध साम्राज्य का रूप ले पाया। एक छोटा सा जनपद, जब उसके साथ में तमाम अन्य जनपद भी उत्तर भारत में थे और उन जनपदों से जब वो महाजनपदों की श्रेणी में गए और जब उन महाजनपदों ने आपस में जो प्रतिस्पर्धाएं छेड़ी, उस प्रतिस्पर्धा में मगध सबको पीछे छोड़ता गया और पीछे छोड़ते छोड़ते एक समय ऐसा भी आया कि संपूर्ण भारत का इतिहास मगध से ही जाना गया। मगध के विषय में, मगध के उत्कर्ष के कई कारण रहे, उस पर हमारे आपके बीच में चर्चा हुई। उन कारणों ने मगध को उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ाया और उसके साथ साथ मगध को जो सबसे महत्वपूर्ण बात मिली थी वह थी योग्य राजवंश, और उन राजवंशों में एक से बढ़कर एक योग्य शासकों का उदय होना। उन्हीं में से पहला राजवंश जो हर्यक वंश के नाम से जाना गया, उसी पर हमारे आपके बीच में चर्चाएं क्रमशः आगे बढ़ रही हैं। और उस हर्यक वंश में जो पहला शासक हमें मिला, बिंबिसार, यह वही व्यक्ति था जिस पर मगध साम्राज्य के प्रसार की अट्टालिका खड़ी हुई थी। वह वही फाउंडर मेंबर था, उसकी नींव का पत्थर था, जिसने इतने बड़े विशाल मगध साम्राज्य को खड़ा किया था। और यह तभी संभव हो पाया था कि यदि वह कुशल कूटनीतिज्ञ, काल और परिस्थितियों का सही एनालिसिस न कर पाता, यदि उसकी एनालिसिस करने में कोई चूक होती, तो वह भी कुशल, वत्स, अवंती जैसे महाजनपदों की तरह पिछड़ ही जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने समय और स्थितियों का सही आकलन किया और उसी आकलन का प्रतिफल था कि मगध साम्राज्य उत्तरोत्तर विकास करता चला गया। बिंबिसार की कुशल नीतियां, जिसमें उसने वैवाहिक संबंधों की नीति, मैत्री संबंधों की नीति और अंततः आक्रामक नीति का प्रयोग किया, एक सफल प्रयोग किया। और सफल प्रयोग के बाद जब उसका दुखद अवसान हुआ, एक योग्य शासक का इस तरह से दुखद अंत होना बेहद पीड़ा दे जाता है। परंतु उस अंत के बाद मगध के राजनीतिक क्षितिज पर जो दूसरा तारा चमका, वह योग्यता में बिंबिसार से कम नहीं था। उसने भी
कीर्तिमान स्थापित किए और इतिहास जगत में वह अजातशत्रु के नाम से जाना गया। अजातशत्रु ने भी मगध साम्राज्य के विस्तार में अपनी श्लाघनीय भूमिका का निर्वहन किया। अजातशत्रु की कुशल कूटनीति, जिससे वज्जी संघ और मल्ल का भेदन संभव हो पाया, के साथ साथ उसके पुरुषार्थ ने भी, उसकी भुजाओं ने, उसकी तलवार की कलाबाजियों से कौशल जैसे एक शक्ति संपन्न महाजनपद को घुटने टेकने पड़े। अवंती, जो मगध के ही समान विस्तारवादी नीति का पोषक था, वह मगध पर अटैक न कर सका। लाख कोशिशों के बाद भी अवंती ने मगध पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वत्स के साथ उसने एक द्विराज्य संधि स्थापित कर ली थी। चूंकि अवंती के साथ जैसे ही मगध के संग्राम की संभावनाएं प्रबल हो रही थी, बन रही थी कि मगध और अवंती के बीच में संग्राम होना लगभग तय हो रहा था, तो उस बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपद एक ऐसा ध्रुवी केंद्र था जो किसी के भी पक्ष में घूम जाता यदि, तो परिणाम भिन्न हो सकते थे, परिणाम बदल सकते थे। और वत्स को शांत करने के लिए मगध के सम्राट अजातशत्रु ने एक द्विराज्य संधि की चाल चल दी। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स के शासक उदयन के साथ करके वत्स को शांत कर दिया। अब वत्स अवंती का पूर्ण समर्थन नहीं कर सकता था और अजातशत्रु वत्स को शांत रखना ही मगध के हित में समझता था। चूंकि वत्स नरेश उदयन का एक विवाह पद्मावती के पूर्व ही अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से हुआ था। इसलिए प्रारंभिक दौर में वत्स उदयन के प्रति, वत्स का शासक उदयन अवंत के शासक प्रद्योत के प्रति झुकाव लिए हुए था। उसी झुकाव को खत्म करने के लिए अजातशत्रु ने उदयन के साथ अपनी भी पुत्री पद्मावती का विवाह कर दिया और उसकी इस राजनैतिक चाल ने अवंती को सकते में डाल दिया। अवंती अब यदि मगध पर किसी भी प्रकार की जो आजमाइश करता तो संपूर्ण ताकत उसकी अपनी लगनी थी। और दूसरी ओर अवंती के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करा दिया था। दुर्गीकरण कराकर एक अभेद्य सुरक्षा उसने उपलब्ध करा दी थी। चूंकि उस समय यह वह दौर था जब मगध वज्जी संघ के साथ युद्ध की पूरी तैयारी में था। इसी स्थिति का लाभ अवंती उठाना चाहता था, जो वत्स के साथ विवाह के बाद वह धरी की धरी रह गई और मगध और अवंती के बीच निर्णायक युद्ध अजातशत्रु के शासनकाल में नहीं हो सका। अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना भरपूर सहयोग दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु
जीवन के सभी पक्षों को जीने के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ ही उसने धर्म के भी पक्ष अपने उभार कर व्यक्त किए, परंतु अंततः उसको भी वही मिला जो उसने बोया था। पितृघात का फल उसे भी भुगतना पड़ा। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ अंतिम समय में जो व्यवहार किया था वही उसके साथ भी गुजरा, और अजातशत्रु के अपने ही पुत्र उदाइन के द्वारा वह मार दिया गया, और पितृघात का प्रायश्चित उसे स्वयं भी भुगतना पड़ा। तो इस तरह मगध साम्राज्य के राज सिंहासन से एक योग्य शासक का दुखद अंत एक बार फिर हुआ। मगध साम्राज्य का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था, और उस विकास में अजातशत्रु की भूमिका कहां तक थी, यहां तक की चर्चा हमारे आपके बीच में पूर्व कक्षा में हो चुकी है। आज हम आपस में जिस विषय को हाईलाइट करेंगे, जिस पर हमारे आपके बीच में चर्चा होनी है, वह शासक है उदाइन। उदाइन का शासनकाल क्या रहा, उदाइन के विषय में किस प्रकार से स्रोत हमें ऐतिहासिक ज्ञान दे जाते हैं, उनके विषय में हम देखते हैं। तो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में उदाइन, कहीं कहीं उदयभद्र भी मिलता है, उदयभद्र भी मिलता है, ने शासन किया। बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर उदाइन ने बिंबिसार ने कुल 52 वर्षों तक शासन किया था। एक लंबा, एक दीर्घकालीन शासन हमको दिखाई देता है कि बिंबिसार का 52 वर्षों के शासनकाल, चूंकि वहां पर भी एक विवाद मिलता है, और वह विवाद क्या है कि कुछ विद्वानों का मानना रहा, बौद्ध साहित्य और पुराणों को लेकर ही एक डिस्प्यूटेड मैटर वहां बनता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उसका शासनकाल 52 वर्षों का रहा, और कुछ विद्वान उसका शासनकाल 28 वर्षों का मानते हैं। तो इस तरह से अंततः जो माना गया वह 52 वर्षों का ही शासनकाल उपयुक्त प्रमाणित हो पाता है। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक ईसा पूर्व से 492 बीसी तक बिंबिसार ने शासन किया। 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक अजातशत्रु ने शासन किया। 32 वर्षों का शासनकाल, 52 वर्षों का शासनकाल बिंबिसार का रहा, 32 वर्षों का शासनकाल अजातशत्रु का रहा, और 16 वर्षों का शासनकाल उदाइन का रहा। तो यहाँ 460 से 60 बीसी से लेकर 460 बीसी से उदाइन के विषय में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और पुराण तीनों मिलकर इसके विषय में अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उदाइन 460 से लेकर 444 बीसी तक इसका शासन रहा। हमारे अध्ययन का आज का क्रम यही बनता है। उदाइन या उदयभद्र। अजातशत्रु के बाद
मगध के राज सिंहासन पर शासन करने वाला शासक उदाइन था, जिसका शासनकाल 460 BC से लेकर 444 BC तक इसने शासन किया। उदाइन के विषय में अजातशत्रु की मृत्यु और अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध के राज सिंहासन पर उदाइन का पदार्पण होता है। यह भी अपने पिता की ही भांति विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उदाइन के विषय में जो चर्चा मिलती है ग्रंथों से, जो भी साक्ष्य में मिल पाते हैं, उनमें मूल बात यह आती है कि यहाँ पर एक नवीन डिस्प्यूटेड मैटर आ जाता है, और वह यह है कि कुछ साहित्य यह मानते हैं कि पुराणों का मानना रहा है कि अजातशत्रु के बाद मगध के राज सिंहासन पर दर्शक ने शासन किया। दर्शक की बात पुराण करते हैं। पुराण यह नहीं मानते हैं कि अजातशत्रु का शासन खत्म हुआ और अजातशत्रु के बाद मगध के राज सिंहासन पर उदाइन का पदार्पण हुआ। पुराणों का मानना रहा है कि अजातशत्रु के शासन के बाद मगध के राज सिंहासन पर दर्शक आसीन हुआ। परंतु दूसरी ओर बौद्ध एवं बौद्ध और जैन ये ग्रंथ मानते हैं कि अजातशत्रु के बाद मगध के राज सिंहासन पर उदाइन ने शासन किया, ऐसा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ मानते हैं। यहीं पर एक और नवीन बात आती है, कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन। कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन उदाइन को कुणिक का पुत्र बताते हैं। कुणिक ये मानते हैं कि उदाइन कौन था, तो उदाइन को माना है कि वह कुणिक का पुत्र था। कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन ये दोनों ही ग्रंथ उदाइन का परिचय कुणिक के पुत्र के रूप में देते हैं, परंतु यह सर्वविदित रहा है। समीक्षाओं के बाद विद्वानों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि कुणिक अजातशत्रु का ही एक भिन्न नाम था। एक दूसरा नाम कुणिक अजातशत्रु का ही नाम था। तो कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन उदाइन को कुणिक का पुत्र बताते हुए स्पष्ट अजातशत्रु नहीं कहते हैं। फिर एक अन्य ग्रंथ आता है महावंश। बौद्ध ग्रंथ महावंश का मानना रहा है कि उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। पिता की हत्या करने, अजातशत्रु की हत्या करने की बात यही ग्रंथ बताता है कि उदाइन ने भी अपने पिता की हत्या की।
किंतु क्या उदयन पितृघाती था? इस पर कुछ इतिहासकारों की सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन उदयन को पितृभक्त बताता है, उदयन को पितृभक्त बताता है। और यही कारण है कि डॉक्टर राय चौधरी यह बात स्वीकार नहीं करते हैं कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, परंतु महावंश का यह कथन भी नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर हम सिंघली ग्रंथों की बात करें, सिंघली ग्रंथों की, बौद्ध ग्रंथों की बात करें, तो सिंघली ग्रंथों से पता चलता है कि, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि हरक वंश का प्रत्येक शासक अजातशत्रु के बाद, अजातशत्रु से लेकर जितने भी शासक हुए, सभी ने राज सिंहासन अपने अपने पिता की हत्या करके ही प्राप्त किया। इसीलिए सिंघली बौद्ध ग्रंथ, सिंघली ग्रंथ इस पूरे राजवंश को ही पितृहंता वंश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये उदयन या उदयभद्र दो भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं थे, एक ही व्यक्ति थे, और वह अजातशत्रु का ही पुत्र था। और अजातशत्रु का ही एक अन्य नाम जो कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन कहता है, कुणिक, यह भी नाम अजातशत्रु के ही परिचय से जाना जाता है। तो उदयन या उदयभद्र ने कि उसका संपूर्ण परिचय हमको इन ग्रंथों के माध्यम से मिल जाता है। पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, महावंश, ये सारे ग्रंथ उदयन के विषय में एक अच्छी जानकारी हमें देते हैं। इतिहास सृजन में उनकी यह जानकारी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब बात करते हैं हम कि उदयन या उदयभद्र के समय में, इस शासक के टाइम पीरियड में मगध साम्राज्य के विस्तार में इसकी क्या भूमिका रही। मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, मगध उत्तरोत्तर आगे बढ़ा। इसने ऐसा कौन सा अपना सहयोग मगध को दिया? तो महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इसका योगदान क्या रहा? तो महत्वपूर्ण इसके समय की घटनाएं क्या रही? तो घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना रही कि राजधानी का परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल की यही रही कि इस शासक ने, उदयन ने, राजगृह जो पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल तक मगध की राजधानी होने का जो गौरव उसे मिला हुआ था, उसका उसने परित्याग कर दिया। अब राजगृह की अपेक्षा एक नवीन नगर जो पहले पाटलिग्राम के रूप में बसाया गया, और पाटलिग्राम के रूप में उसको बसाया था
अजातशत्रु ने इसको बसाया था। कब बसाया था इसकी चर्चा हम अपनी पूर्व की क्लास में कर चुके हैं कि पाटलिग्राम वह स्थल था जो गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। बज्जी संघ पर अटैक करने के लिए, बज्जी संघ का भेदन करने के लिए अजातशत्रु ने वहां पर एक छोटे से गांव का बसाव किया था, उसे बसाया था और उस गांव का नाम उसने पाटलिग्राम रखा था। क्योंकि यह वह भौगोलिक क्षेत्र था जहां गंगा में सोन आकर मिलती थी और गंगा थोड़ा सा घुमाव लेती थी। जहां वह घुमाव लेती थी वहां गंगा का पाट थोड़ा कम होता था और गंगा के पाट के कम होने के कारण वह स्थल इसलिए चिन्हित किया गया था कि वहां से मगध की सेना शीघ्रता से गंगा को पार कर सकती थी और गंगा को पार करके जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह उद्देश्य था बज्जी संघ पर अटैक करना, वैशाली पर आक्रमण करना। चूंकि वैशाली में उस समय वत्सकार अपनी कुशल कूटनीति का प्रयोग करके उस संघ के बीच में भेदन डाल रहा था, संघ को तोड़ रहा था। संघ में अब वह एकता नहीं थी और उस एकता के न रहने का मूल कारण वत्सकार था। तो वत्सकार वहां संघ भेदन के कार्य में जुटा हुआ था और दूसरी ओर अजातशत्रु एक ऐसे स्थान की पहचान करके बैठा हुआ था जहां से कि शीघ्रता से गंगा को पार करके सामने वाले शत्रु को अवसर न देते हुए एकाएक उस पर धावा करना था। तो यह वह स्थल था जहां गंगा में सोन आकर मिलती थी और गंगा वहां घुमाव लेने के कारण उसका पाट कम था, फैलाव कम था। उस छोटे से गांव को उसने बसाया था, अपनी मिलिट्री बेस उसने बनाई थी और उस पाटलिग्राम को विकसित किया और ग्राम को नगर के रूप में उसका विकास करने का श्रेय उदाइन को जाता है। उदाइन ने ही इस पाटलिग्राम, अजातशत्रु के द्वारा स्थापित पाटलिग्राम को नगर के रूप में कन्वर्ट कर दिया और एक सुंदर नगर वहां बसाया गया और वह नगर आगे चलकर उदाइन ने उसको मगध साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो राजधानी अब उदाइन के टाइम में राजगृह से राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ लाई गई? यह राजधानी पाटलिग्राम के वजह से निर्मित किया गया नगर जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, यह मगध की राजधानी, मगध की नवीनतम राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यह उदाइन की ही देन थी। उदाइन ने राजधानी का परिवर्तन किया क्योंकि मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र स्थापित की गई जो गंगा और सोन के संगम पर स्थित थी। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो यह मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की गई, इसकी प्रामाणिकता परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता और वायु पुराण, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो इस बात की प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं कि उदाइन ने मगध की राजधानी को ट्रांसफर किया। कहाँ से? राजगृह से। और कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। तो उदाइन के शासनकाल में यह एक बड़ी घटना थी। एक बड़ी घटना यह मानी जाती है कि पहली बार मगध की राजधानी को एक
सुव्यवस्थित जगह स्थापित किया गया। अब पाटलिपुत्र जो राजधानी स्थापित की गई, यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि यह सामरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। क्योंकि पाटलिपुत्र भी 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ था, इस तरह से वह एक जल दुर्ग की तरह दिखाई देता था। उसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में गंडक नदी या उसको सदानीरा भी हम कहते हैं, और दक्षिण में वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से पूरी तरीके से घिरा हुआ था। 3 ओर से जलों से घिरा होने के कारण यह नगर पूरा का पूरा समूचा नगर एक जल दुर्ग की भांति दिखाई देता था। यह खूबसूरत नगर बसाने के बाद उसे मगध की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ, और एक लंबे समय तक पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी रही। थोड़े समय के लिए इसमें एक बदलाव आता है, एक बार थोड़े समय के बाद में राजधानी ट्रांसफर होती है। राजधानी ट्रांसफर नहीं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि दूसरी राजधानी भी बनाई गई, वैशाली। जब शैशुनाग वंश का शासन आता है तो शैशुनाग वंशी शासक शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी को ट्रांसफर करके वह गंगा के उस पार ले गया, और उसने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी, द्वितीय राजधानी के रूप में सम्मान प्रदान किया। लेकिन शिशुनाग के पुत्र कालाशोक काकवर्ण के टाइम में फिर वहां वह सम्मान वापस कर लिया गया, और अब पूर्णतः एक ही राजधानी पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। और फिर मगध की राजधानी एक लंबे समय तक वह जानी गई। आगे चलकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह राजनैतिक केंद्र उत्तर भारत की, या यूं कहा जा सकता है कि भारत की राजनीति का यह केंद्र जो पाटलिपुत्र था, यह तब जाकर बदला जब हर्षवर्धन का शासनकाल आता है और राजनीति का केंद्र, उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र कन्नौज होता है। तो कन्नौज होने के पूर्व तक पाटलिपुत्र उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की राजनीति का केंद्र बनी रही। तो राजधानी का परिवर्तन उदयन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, सबसे बड़ी घटना थी। फिर इसके बाद में राजधानी के साथ साथ उदयन भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति का ही पोषक था। यह भी अपने पिता की ही भांति, अजातशत्रु की ही भांति यह शासक भी साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। यह भी चाहता था कि मगध साम्राज्य का विस्तार हो, और इसीलिए स्थविरावली चरित से पता चलता है कि स्थविरावली चरित नामक ग्रंथ से पता चलता है कि उदयन ने भी एक बार अपने किसी एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करता है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण में राजा मारा जाता है। उस राज्य का राजा मारा जाता है
और वहां का राजकुमार अपनी जान बचाकर अवंती भागता है। अवंती में शरण लेता है। अवंती में शरण क्यों लिया? क्योंकि अवंती मगध का शत्रु राज्य था। उसने अवंती में शरण ली और अवंती में शरण लेने के बाद में अवंती के राज परिषद ने यहां पर एक राजनीतिक चाल चल दी। और वह राजनीतिक चाल यह थी कि जब वह अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण लेता है तो कालांतर में अवंती के शासक की सहायता से आगे चलकर वहां का शासक उस राजकुमार को सपोर्ट करता है और अवंती के सिस्टम की सहायता से वह राजकुमार पाटलिपुत्र आ जाता है जैन साधु का वेश धरकर। जैन साधु के वेश में वह पाटलिपुत्र के राजमहल में प्रवेश कर गया और राजमहल में प्रवेश करने के बाद उसने धोखे से सोते हुए उदायन की हत्या कर दी। सोते हुए उदायन की हत्या कर दी। यह बात स्थविरावली चरित से विदित होती है। स्थविरावली चरित इस घटना का विवरण देता है। स्थविरावली चरित कि एक बार उदायन किसी पड़ोसी राज्य पर अटैक करता है और उस अटैक में वहां का शासक मारा जाता है, परंतु उस राज्य का राजकुमार अपनी जान बचाकर अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण लेता है और उज्जैनी में शरण लेने के बाद अवंती के राज व्यवस्था के माध्यम से उस राजकुमार को जैन साधु के वेश में पाटलिपुत्र में प्रवेश करा दिया जाता है और पाटलिपुत्र में प्रवेश करने के बाद वह राजमहल में जब घुस जाता है तो वह जैन साधु के भेष में घुसने के कारण वह शंका से परे था और राजमहल में घुसकर वह सोते हुए उदायन की वह छुरा मारकर हत्या कर देता है। तो इस प्रकार उदायन का अंत होता है। यह घटना स्थविरावली चरित में वर्णित मिलती है। स्थविरावली चरित के साथ साथ कथा सरित सागर और आवश्यक कथानक दो अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर और आवश्यक कथानक, इन ग्रंथों से भी कुछ ऐसी ही बात स्पष्ट हो पाती है, क्योंकि ये ग्रंथ भी अवंती और मगध की शत्रुता को पूरी तरीके से व्यक्त कर रहे थे। तो कथा सरित सागर और आवश्यक कथानक से भी स्पष्ट हो जाता है कि अवंती और मगध में उस समय मुकाबले के लिए अवंती सिर उठाए हुए खड़ा था। संभवतः इस अवधि तक अवंती ने वत्स पर भी अधिकार कर लिया था, क्योंकि अवंती के बगल का एक स्टेट वत्स, वह भी इस समय तक वत्स भी अवंती के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। तो अवंती का वत्स पर भी अधिकार हो चुका था। उदाई के विरुद्ध उपर्युक्त राजकुमार को शरण देकर अवंती ने स्पष्ट कर दिया था कि साम्राज्य विस्तार में उसने उदायन के विरुद्ध उस भगोड़े राजकुमार को शरण देकर यह स्पष्ट कर दिया था, एक संकेत दे दिया था कि वह मगध के विरुद्ध किसी भी हद तक सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए उद्यत है, सिर उठाए खड़ा है, तैयार है। तो ये
कथा सरित सागर और आवश्यक कथानक, इन दोनों ही ग्रंथों से स्पष्ट हो जाता है कि यह संघर्ष बराबर बना हुआ था। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह रहा कि उदायन के समय में भी, दुर्भाग्य का विषय यही रहा कि मगध नरेश उदायन के समय में भी मगध और अवंत के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हो सका, और निर्णायक युद्ध न हो सकने के पूर्व ही उदायन की हत्या हो गई, और उदायन की मृत्यु के साथ यह स्पष्ट हो गया कि मगध और अवंती का संग्राम, अंतिम निर्णय अभी आगे होना बाकी रह गया। चूंकि इनके बीच का जो भी सस्पेंस बना हुआ था उसे ठहरना नहीं था, उसे आगे जाना ही था, और एक अंतिम निर्णय तक इन दोनों के बीच लड़ाई लड़ी जानी शेष थी। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यही उदायन का अंत भी हुआ। उदायन के हम शासनकाल की बात करें तो पुराण इसका शासनकाल 33 वर्ष, पुराण इसका शासनकाल 33 वर्ष और बौद्ध ग्रंथ 16 वर्ष बताते हैं। पुराण शासनकाल 33 वर्ष और बौद्ध इसका शासनकाल 16 वर्ष, अर्थात 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। इसके शासनकाल की बात यदि करते हैं तो यही साक्ष्य स्पष्ट होता है। धर्म की बात हम करें कि उदायन किस धर्म को मानने वाला था, उदायन के हम धर्म की बात करें कि उदायन किस धर्म का पोषक था, तो पता चलता है कि साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है कि उदायन ने पाटलिपुत्र में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र में उदायन ने, राजधानी पाटलिपुत्र में उसने एक जैन चैत्य गृह का निर्माण कराया था, जहाँ की जैन साधुओं का जमघट लगता था। जैन साधु आकर पूजन और ध्यान की अवस्था वहाँ लगाते थे। तो जैन चैत्य गृह, पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह, पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह, जैन चैत्यगृह का निर्माण इसने कराया था। तो जैन चैत्यगृह का निर्माण कराने के कारण यह कह देना निरर्थक नहीं है कि उदायन जैन धर्मावलंबी था। जैन धर्मावलंबी था। उदायन के धर्म की हम बात करें तो उदायन का धर्म पूरी तरीके से वह जैन था। इसके बाद, उदायन के बाद मगध साम्राज्य में इस राजवंश का अवसान शुरू होता है। उदायन के बाद हम उदायन के उत्तराधिकारियों की बात करें, उत्तराधिकारी, धिकारी और अंत। की बात करते हैं यदि हम कि उदायन के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले हर एक वंश का कौन सा शासक राज सिंहासन पर आसीन हुआ, तो यहां पर 3 शासकों के नाम मिलते हैं, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये 3 नाम हमें मिलते हैं, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक।
ये उदयन के उत्तराधिकारी रहे, जो हर्यक वंशी माने गए। ये सभी उत्तराधिकारी बेहद दुर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए। सिंघली ग्रंथों से जो इन तीनों ही शासकों के नाम हमें मिलते हैं, ये सभी शासक अपने अपने समय में अपने अपने पिता की हत्याएं करते हुए ही राज सिंहासन पर आसीन हुए। सिंघली ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये सभी के सभी पितृहंता ही थे। अर्थात यह कह दिया जाए कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु से जो श्रृंखला शुरू हुई शासकों की, उन सभी ने अपने अपने पिता की हत्या की और हत्या के बाद ही राज सिंहासन का उन्होंने वर्ण किया। परंतु इन अयोग्य शासकों के शासनकाल में एक समय इनके शासन से बिल्कुल जनता त्रस्त आ गई थी। इनके उस कलंकित दुष्कृत्य से यहाँ की जनता त्रस्त आ गई। जनता त्रस्त हो चुकी थी। इनके समय में षड्यंत्र बढ़ गए थे, षड्यंत्र चरम पर थे। हत्याएं राज दरबार में हत्याएं आम बात थी और इन हत्याओं के आम बात होने के साथ राजवंश दुर्बल पड़ गया था और राजवंश के दुर्बल पड़ने से शासन प्रबंध भी ढीला पड़ गया और इन सारे दुर्गुणों ने मिलकर वहां की जनता का दिल तोड़ दिया। मगध की जनता इस पितृघाती पूरे वंश से त्रस्त हो गई और त्रस्त होने के बाद में यहाँ पर एक राजनीतिक विप्लव हुआ। जनता अब सामने आ गई। इतिहास का एक बड़ा कांड यहां पर हुआ। जब जनता विद्रोह कर जाए, राजा के विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध जनता विद्रोह कर जाए, यह बड़ी बात होती है। क्योंकि प्राचीन भारत में जनता के विद्रोह करने का यह दूसरा साक्ष्य है। पहला साक्ष्य हमको महाकाव्य काल में दिखाई देता है, जब महाभारत के शांति पर्व से हमको उसकी चर्चा मिलती है। जब महाराजा वेन के पुत्र वैन्य ने, अर्थात पृथु के पूर्व वेन के भोगी विलासी हो जाने के बाद वहां की जनता, जब राज शासन ने जनता की उपेक्षा कर दी, जनता की उपेक्षा के बाद वहां जन विद्रोह हो गया और उस जन विद्रोह के बाद में वह सत्ता वेन के पुत्र वैन्य को जनता ने स्वतः स्थापित करके दे दी और देने के बाद में उनसे यही मांग रखी गई कि वो राज शासन के नियमों का अनुपालन करते हुए जनता के हित में निर्णय लेंगे। यहां भी कुछ ऐसा ही घटा। इस पितृघाती राज परिवार से यहां की जनता त्रस्त आ चुकी थी और जनता के त्रस्त आने का कारण था कि राज दरबार में षड्यंत्र बढ़ गए थे, हत्याएं बराबर हो रही थी, शासकों का निर्बल और दुर्बल होने के साथ साथ उनका भोगी और विलासी हो जाना जनता को रास नहीं आ रहा था। और यहां पर पाटलिपुत्र की जनता सड़कों पर आ गई और जनता ने इस पितृघाती राज परिवार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद इस समूचे हर्यक वंशी राज परिवार को जनता ने देश निकाला दे दिया। इस देश निकाला देने के साथ ही यह राजवंश
समाप्त हो गया। यह पूरा राजवंश, इस राजवंश को निकाल दिया गया। और इस राजवंश के साथ ही हम क्या देखते हैं कि इसी नागदशक के अमात्य, इसी अंतिम शासक नागदशक के अमात्य शिशुनाग, जो काशी का गवर्नर था, जो उस समय काशी का गवर्नर था, उसे जनता ने बुलाकर सम्मान के साथ, जनता उसे बुलाकर ले आई और सम्मान के साथ जनता ने उसका मगध के राज सिंहासन पर ताजपोशी कर दी। तो इस प्रकार एक बड़ा राजवंश, एक लंबे अरसे तक शासन करने वाला पूरा राजवंश का यहाँ अंत हो गया और मगध के राज सिंहासन पर एक नवीन राजवंश, एक नवीन वंश का पदार्पण हुआ और वह राजवंश शैशुनाग राजवंश के नाम से जाना गया। तो यहाँ इसका अंत बेहद खेदजन्य रहा और इस अंत के साथ ही वहाँ एक नवीन राजवंश को हम मगध के सिंहासन पर आसीन पाते हैं। हर्यक वंश का पतन हुआ और हर्यक वंश के पतन के साथ ही शैशुनाग वंश स्थापित किया गया। इस शैशुनाग वंश ने उदयन के बाद के उसके 3 शासकों ने हमने देखा कि सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया और अंततः 412 ईसा पूर्व में उस राजवंश का अंत हो गया। तो इस प्रकार एक नवीन राजवंश शिशुनाग राजवंश स्थापित हुआ, जिसकी शासना अवधि 412 बीसी से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। 344 बीसी तक इस राजवंश ने शासन किया। इस राजवंश का पहला शासक शिशुनाग हुआ। शिशुनाग का जो शासन काल रहा वह 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक इसने शासन किया। शिशुनाग एक अल्पचर्चित पन्ना इतिहास का माना गया, क्योंकि इसने वह कार्य किया जो मगध का अन्य राजवंश नहीं कर सका था। तो शिशुनाग के विषय में जो जानकारी मिलती है, तो शिशुनाग के टाइम में की जो घटना थी वो सबसे महत्वपूर्ण घटना हम देखें तो राजधानी परिवर्तन थी। राजधानी परिवर्तन उदयन के टाइम में हमने देखा कि राजधानी का परिवर्तन हुआ और राजधानी मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। यहाँ की पूर्व की चीज़ों को यदि हम देखें तो एक बड़ा विप्लव हुआ था। इसके पूर्व के राजवंश में, शैशुनाग वंश के पूर्व में, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के टाइम में जनता ने एक बड़ा विद्रोह किया, एक बड़ा विप्लव हुआ और उस विप्लव का परिणाम निकला कि जनता ने उस समूचे राजवंश को ही मगध से निष्कासित कर दिया, पाटलिपुत्र से बाहर कर दिया और नागदशक के ही एक योग्य अमात्य शिशुनाग को, जो उस समय में काशी का गवर्नर था,
राज्यपाल था, उसको बुलाया गया और बुलाकर जनता के आग्रह पर उसे मगध का राज सिंहासन दे दिया गया। यह एक इतिहास की बड़ी घटना थी। ऐसी घटना ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम देखें तो समूचे भारत के इतिहास में हमको 3 घटनाएं मिलती हैं, और यह पहली घटना हमको मिलती है कि जब जनता ने विद्रोह करके शिशुनाग को बुलाकर राजगद्दी स्थापित की थी। ऐसी ही एक घटना हमको 7वीं शताब्दी ईस्वी में मिलती है, जब बंगाल में मत्स्य न्याय की व्यवस्था चल रही थी। सभी छोटे छोटे राज्यों को बड़े बड़े राज्य, सभी एक दुर्बल कमजोर को एक मजबूत व्यक्ति जीने का अधिकार नहीं दे रहा था। तो वहाँ की जनता ने भी त्रस्त आके एक व्यक्ति को, गोपाल नाम के एक व्यक्ति को बुलाकर वहाँ शासक नियुक्त कर दिया था, और इस तरह से गोपाल ने पाल वंश की नींव डाली थी। ऐसी ही तीसरी घटना हमको दिल्ली सल्तनत में मिलती है, जब जनता ने विद्रोह किया और जनता के विद्रोह, जनता के समर्थन के लिए जैसे ही रजिया सड़कों पर आई तो जनता ने हाथों हाथ रजिया को ले लिया, और जनता ने अगुवाई करते हुए इल्तुतमिश के अन्य उत्तराधिकारियों को बेदखल करके रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो जनता के विद्रोह से जो घटनाएं घटी, उनमें यह एक बड़ी घटना थी जब मगध की ताजपोशी बदली गई, और उस ताजपोशी को बदलने में किसी प्रकार का कोई रक्त रंजित कार्य नहीं किया गया, बल्कि जनता ने स्वतः अपना राजा चुना। जनता ने उसके पहले के राजवंश को निष्कासित कर दिया। जनता ने सिद्ध किया कि वास्तविक शासक जनता ही होती है, और जनता ने नागदशक के योग्य अमात्य शिशुनाग को काशी से पाटलिपुत्र बुलाकर उसे मगध की ताजपोशी भेंट कर दी। तो मगध के राज सिंहासन पर एक नवीन वंश का उदय हुआ, जो इतिहास में शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया, और यह पूरा राजवंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा, और इस राजवंश का पहला शासक शिशुनाग हुआ। शिशुनाग का शासनकाल 18 वर्षों का रहा, और 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने भी राजधानी का परिवर्तन किया, और राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वह राजधानी वैशाली ले गया। कुछ विद्वानों का मानना रहा है कि पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी रही, एक दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली को स्थानांतरित किया गया, वैशाली को भी वह गौरव भेंट किया गया। वैशाली राजधानी बनाई गई, क्या कारण रहे होंगे? पाटलिपुत्र जैसा संपन्न समृद्ध नगर उनके पास था, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी कि एक नवीन राजधानी वैशाली के रूप में उसको डेवलप करनी पड़ी हो? तो इसके भी जो कारण बताए जाते हैं, जो मालालंकार वत्थ नामक ग्रंथ देता है, जिस घटना का जिक्र मालालंकार वत्थ नामक ग्रंथ देता है, वही बताता है कि पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी ट्रांसफर की गई। वह ग्रंथ है मालालंकार वत्थ नामक ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर की गई। तो क्या कारण रहे होंगे? तो विद्वानों की अवधारणा के आधार पर उसके कारण 2 निर्धारित किए जाते हैं। कारण 2 निर्धारित किए गए। उसका पहला कारण जो बताया जाता है कि एक समृद्ध, एक सुरक्षित नगर जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, उस नगर को
से राजधानी का परिवर्तन किया जाना, कुछ तो कारण रहे होंगे। तो उसका पहला कारण जो इतिहासकारों ने निर्धारित किया है, वह पहला कारण था कि शिशुनाग की माता का यह जन्म स्थल था, का स्थान था। वैशाली शिशुनाग की माता का स्थल था, का जन्म स्थान था, और यहीं पर शिशुनाग का भी जन्म हुआ था। चूंकि शिशुनाग की मां वैशाली की एक गणिका थी, एक नगर वधू थी, और कहा जाता है कि शिशुनाग का जन्म एक लिच्छवी किसी राज परिवार के व्यक्ति और वैशाली की उस गणिका के संयोग से हुआ था। वैशाली की वह सुंदरी गणिका जिसने शिशुनाग को जन्म दिया था, वह वैशाली की ही थी। तो वैशाली उसकी, और शिशुनाग अपनी माता से विशेष स्नेह करता था, ऐसा मानना रहा है। माता के साथ उसका लगाव बिना देखे हुआ था, जो बौद्ध साहित्य स्पष्ट करते हैं। चूंकि उसने शिशुनाग को जन्म देकर ही उसका त्याग कर दिया था, परंतु उसके बावजूद भी मातृभक्ति उसके रक्त में पल रही थी, और वह अपनी मां के प्रति प्रायः चिंतन रत रहा करता था, और इसीलिए उसे एक भावनात्मक लगाव था वैशाली से, जिसके कारण उसने शासक बनने के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी को परिवर्तित किया, और राजधानी वह कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। तो पहला कारण ये मिलता है। दूसरा जो मत आता है कि वैशाली राजधानी क्यों ट्रांसफर की गई, तो दूसरी बात यह आती है कि कहा जाता है कि उदयन के बाद, चूंकि वैशाली वज्जी संघ था और वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य लिच्छवी थे, और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, और वज्जी संघ पर अटैक अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, और अजातशत्रु ने वज्जी संघ का भेदन करके वज्जी संघ को मगध में सम्मिलित कर लिया था। वज्जी संघ का स्वतंत्र अस्तित्व वहां समाप्त हो गया था। तो इसलिए वहां की उपेक्षित अमात्य परिषद, वहां का राज परिवार मगध से ईर्ष्या रखता था, और यही कारण था कि जब उदयन के बाद के जो उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य के आए, वे सभी अयोग्य और निर्बल सिद्ध हो रहे थे। तो उस स्थिति का लाभ उठाते हुए लिच्छवियों ने स्वतंत्र होने की चेष्टा प्रारंभ कर दी थी। अब वह अपने को मगध से अलग कर लेना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिच्छवियों की स्वतंत्रता की भावनाओं को दबाने के लिए, लिच्छवियों की स्वतंत्र भावनाओं को दबाने के लिए ही शिशुनाग ने एक बड़ी कैबिनेट के साथ पाटलिपुत्र से राजधानी को ट्रांसफर करने का प्रयास किया था, कि घोषणा की, और राजधानी एक दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली को स्थापित किया, ताकि यहाँ रहते हुए, वैशाली में रहते हुए लिच्छवियों को नियंत्रण में रखा जाना संभव हो सके। तो वैशाली राजधानी के रूप में ट्रांसफर करने का यह भी मूल कारण रहा कि मगध विप्लव के बाद लिच्छवी स्वतंत्र होने की जो चेष्टा करने लगे थे, उन्हें नियंत्रित करने के लिए राज्य के बीचों बीच वैशाली को उसने राजधानी बनाना
बेहद आवश्यक समझा था और वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी होने का गौरव, कहा जाता है कि वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी होने का गौरव दूसरी नंदों के शासनकाल तक मिलता रहा। अर्थात वैशाली को मगध की द्वितीय राजधानी होने का गौरव नंद युग तक मिलता रहा। नंदों के बाद मिलता रहा। यह विचारधारा भी आती है कुछ ग्रंथों के माध्यम से। कुछ ग्रंथ यह मानते हैं कि दूसरी राजधानी होने का गौरव उसे, वैशाली को दूसरी राजधानी होने का गौरव नंद युग तक मिलता रहा। परंतु एक महत्वपूर्ण घटना जो घटी शिशुनाग के शासनकाल में, वह निर्णायक घटना थी जिसकी सदियों से मगध को लालसा थी, और वह घटना थी अवंतिका मगध में मिलय। अवंती पर आक्रमण अर्थात अवंतिका मगध में विलय। अवंती को मगध में मिला लेने का श्रेय और यश शिशुनाग को ही प्राप्त हुआ। जिस अवंती को पाने की लालसा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे शासक करते रहे, अंततः उस अवंती को मगध में विलीन कर लेने का सुयश शिशुनाग के हिस्से लगा। और शिशुनाग के शासनकाल में एक संग्राम के बाद, एक भीषण युद्ध के बाद अवंती का विलय मगध में कर लिया गया। मगध और अवंती के बीच पर इस विषय पर पता चलता है कि पुराणों का कथन है कि शिशुनाग प्रद्योतों की शक्ति का विनाश करेगा। पुराण जो बात कहते हैं, पुराणों में जिस चीज की चर्चा मिलती है, तो पुराणों से पता चलता है कि शिशुनाग प्रद्योतों की शक्ति का विनाश करेगा, ऐसी बात पुराण कहते हैं। हो सकता है कि अवंती में होने वाले आंतरिक कलह, चूंकि उस युग में शिशुनाग के टाइम पीरियड में अवंती में प्रद्योत वंश के अंदर एक कलह की स्थिति बनी हुई थी। आंतरिक अर्थात गृह युद्ध उनमें चल रहा था। हो सकता है कि इस गृह युद्ध के चलते अवंती अवश्य ही दुर्बल हुआ होगा, जिसका समूचा लाभ शिशुनाग ने उठाया और शिशुनाग ने अटैक करते हुए अवंती की सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया। और अवंती के राज शासन को उखाड़ने के बाद में उसने संपूर्ण रूप से अवंती का विलय मगध में कर लिया।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अवंती के विलय के साथ ही मगध को स्वतः ही वत्स का भी विलय उसमें कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इस समय के पूर्व तक अवंती ने वत्स को अपने अधीन कर लिया था। चूंकि इसके पूर्व में ही जब मगध में आंतरिक कलह चल रहा था, जनता विद्रोह की स्थिति बन रही थी, तो उस समय अवंती ने वत्स पर अटैक करके वत्स को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। तो वत्स का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, वत्स का विलय अवंती में हो चुका था। और जब शिशुनाग के शासनकाल में अवंती को दबोचा गया, अवंती का विलय मगध में किया गया, तो अवंती के साथ साथ वत्स का भी विलय मगध में हो गया। और इस प्रकार अवंती से लेते हुए इस प्रकार जो हम देख पाते हैं, हम देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में मगध के साथ साथ मगध, अवंती, वत्स, कौशल, काशी, वज्ज, अंग, इनके साथ ही हम क्या देखते हैं कि इस समूचे इस पूरे दायरे पर यहां तक का पूरा भौगोलिक क्षेत्र अब मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था। उत्तरी भारत का लगभग पूरा हिस्सा, और अब मगध अरब सागर अर्थात भड़ोच के बंदरगाह, भरुकच्छ के बंदरगाह तक उसकी पैठ बन चुकी थी। और ये शिशुनाग का ही शासनकाल था, जबकि मगध के व्यापारी अब वैदेशिक व्यापार के साथ भी अपने को जोड़ चुके थे। इस युग के हम आर्थिक जगत को देखते हैं तो यही स्पष्ट हो जाता है कि मगध से लेकर जो व्यापारिक कारवां भरुकच्छ के बंदरगाह तक आता था और वहां से उनको अरब सागर के माध्यम से वो वैदेशिक व्यापार से भी जुड़ चुके थे, और उस वैदेशिक व्यापार से जुड़ने का जो लाभ मिला था, तो मगध उत्तरोत्तर आर्थिक रूप से भी पूरी तरह से संपन्न हो रहा था। तो मगध में शिशुनाग अवंती पर आक्रमण करना और अवंती का विलय करना, जिससे यह कहा जा सकता है कि वहाँ के आंतरिक युद्धों के चलते, गृह युद्धों के चलते अवंती की ताकत दुर्बल जरूर पड़ी रही होगी, जिसके कारण यह संभव हो पाया था। और अब मगध का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा के क्षेत्रों तक पूरी तरीके से वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र मगध की सीमा के अंतर्गत आ जाता था। फिर इसके साथ एक 18 वर्षों तक सुयश प्राप्त करता हुआ यह शासक अपने शासन का भोग किया, और उस भोग के बाद अंततः 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध के राज सिंहासन पर एक दूसरे शैशुनाग वंशी शासक कालाशोक काकवर्ण का आविर्भाव हुआ। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी कि शिशुनाग को दो बातों को हमें जानते रहना है, और वह था कि शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी का ट्रांसफर होना और अवंती का संपूर्ण विलय। ये दो बड़ी घटनाएं शिशुनाग के लिए जानी जाती हैं। शिशुनाग के बाद मगध के राज सिंहासन पर शैशुनाग वंशी जो दूसरा शासक स्थापित हुआ, वह शासक था कालाशोक। कहीं कहीं इस कालाशोक का नाम काकवर्ण भी मिलता है। कालाशोक काकवर्ण का शासनकाल 394
BC से लेकर बहुत लंबी अवधि तक तो इसने शासन नहीं किया, फिर भी एक सम्मानित शासन इसका भी रहा और 28 वर्षों तक इसने शासन किया, जहां शिशुनाग ने 18 वर्ष शासन किया, वहीं कालाशोक काकवर्ण ने 28 वर्ष शासन किया। तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक का शासनकाल मगध राज सिंहासन में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक काकवर्ण का जाना गया। 366 BC तक का शासनकाल कालाशोक काकवर्ण का शासनकाल रहा। कालाशोक काकवर्ण के विषय में सिंघली काव्य जो बताते हैं, वो मानते हैं कि शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात, सिंघली काव्यों का मानना रहा है कि शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात सिंघली काव्य कि शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक शासक हुआ, परंतु पुराण सिंघली काव्य उसको कालाशोक मानते हैं और पुराण उसका नाम मानते हैं कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद काकवर्ण शासक हुआ। दिव्यावदान भी यही बात मानता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद काकवर्ण ही शासक हुआ। तो यह 3 ग्रंथ में 2 ग्रंथों में समानता है। पुराण और दिव्यावदान एक ही बात पर सहमत हैं कि शिशुनाग के उपरांत मगध का शासक काकवर्ण हुआ। तो कालाशोक और काकवर्ण 2 नामों की जहाँ तक बात आती है, तो विद्वान इतिहासकारों के बीच एक समीक्षात्मक अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष निकाला गया, और वह निष्कर्ष यह था कि एक ही व्यक्ति के 2 भिन्न भिन्न नाम कालाशोक और काकवर्ण हैं, अर्थात कालाशोक और काकवर्ण में कोई भिन्नता नहीं है। तो कालाशोक और काकवर्ण को एक ही व्यक्ति माना गया। तो विद्वान इतिहासकारों की अवधारणा पर इस बात को लेकर जो सहमति बन गई, वही सत्य के नज़दीक भी थी। कालाशोक काकवर्ण के शासनकाल की घटनाओं की हम बात करें तो शासक बनने के पूर्व, जब यह शिशुनाग के बाद शासक बनाया गया, तो इसके पूर्व भी यह शासक बनने के पूर्व यह भी काशी का उपराजा था। उपराजा अर्थात गवर्नर या राज्यपाल था। चूंकि इसके पूर्व में ही हमारे आपके बीच की चर्चा में एक प्रसंग आया था कि जब नाग दशक के चरित्र से जनता त्रस्त आ गई और जब जनता ने विद्रोह किया और पूरे पितृघाती वंश को ही उखाड़ फेंका, तो वहां सत्ता पर आसीन करने के लिए नाग दशक के ही एक योग्य अमात्य और काशी के गवर्नर या काशी के उपराजा राज्यपाल शिशुनाग को काशी से बुलाया गया, बनारस से बुलाकर उसे पाटलिपुत्र में राज सिंहासन पर स्थापित किया गया। तो जब शिशुनाग ने काशी के गवर्नर के रूप में जब वह पाटलिपुत्र जाता है, तो वह काशी की गवर्नरी अपने पुत्र इसी कालाशोक को काशी का वह गवर्नर नियुक्त करके तब स्वतः राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए वह पाटलिपुत्र जाता है। तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट है कि शिशुनाग शासक बनने के पूर्व
काशी का उपराजा था। यह काशी का उपराजा हुआ करता था और इसका पिता शिशुनाग मगध का शासक होता था। तो शासक बनने के पूर्व यह भी काशी का उपराजा रहा। वैशाली का परित्याग कर यह वही शासक था जिसने कि पिता द्वारा स्थापित किए गए वैशाली का परित्याग कर दिया। इसने वैशाली के इसके शासन की दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी कि वैशाली का परित्याग कर इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अर्थात राजधानी अब फिर से संपूर्ण रूप से पाटलिपुत्र स्थापित कर दी गई और अब राजधानी का बदलाव नहीं होना था। तो वैशाली का परित्याग किया इसने और पाटलिपुत्र को फिर से एक बार राजधानी स्थापित किया। और इसी के शासन के एक बड़ी घटना और घटती है कि कालाशोक काकवण के शासनकाल में ही इसके शासनकाल के 10वें वर्ष एक बड़ी बात होती है। 5 मिनट। शासनकाल के 10वें वर्ष में यह वह वर्ष था जब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। 100 वर्ष पूरे हुए थे और महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने के साथ ही एक दूसरी बात महत्वपूर्ण घटना घटी कि 383 BC में इसी कालाशोक काकवण के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली के बालूकाराम बिहार में आयोजन किया गया। वैशाली के बालूकाराम बिहार में आयोजित किया गया। इस बालूकाराम बिहार में बौद्धों की दूसरी संगीत का आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता दूसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता थेर रेवत ने की। इस संगीत में यश नामक थेर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि यह वही संगीत थी जब पहली बार बौद्ध संघ 2 हिस्सों में बटा और छोटी सी बात को लेकर एक विवाद हुआ और समूचा बौद्ध संघ 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा स्थविरवादी और दूसरा महासांघिक कहे गए। तो बौद्धों के विषय में बौद्ध धर्म यहीं पर पहली बार 2 फाट में फटा और एक हिस्सा स्थविरवादी और दूसरा महासांघिक कहलाया। स्थविरवादी वो कहे गए जो बुद्ध के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को यथावत चलन में बने रहने देना चाहते थे, परंतु महासांघिकों का मानना था कि समय के हिसाब से उसमें संशोधन और परिवर्तन भी आवश्यक है। तो यह कालाशोक काकवण के समय की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार दीपवंश और महावंश
दोनों ही ग्रंथों का मानना रहा कि इस शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक काकवर्ण ने 28 वर्ष तक शासन किया। और इस शासन के बाद एक बड़ी बात बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है, इसके अंत की बात हम करें, अंत तो अंत में बाण का हर्षचरित तक इस बात की चर्चा चल रही होती है कि कालाशोक काकवर्ण का अवसान किन परिस्थितियों में हुआ। तो बाण के हर्षचरित से पता चलता है कि कालाशोक काकवर्ण की नगर के बाहर घूमते वक्त, जब वो अपने नगर से बाहर घूम रहा होता था, तो किसी ने गले में छुरा मारकर इसकी निर्मम हत्या कर दी। इस प्रकार कालाशोक का अंत भी किसी षड्यंत्र का ही परिणाम परिलक्षित होता है। कालाशोक काकवर्ण का अवसान हुआ और कालाशोक काकवर्ण के अंत के साथ इस शिशुनाग वंश का भी अवसान अब धीरे धीरे नजदीक आने लगा। और कालाशोक काकवर्ण की मृत्यु जो दर्शाई गई बाणभट्ट के हर्षचरित से, उससे यही पता चला कि कालाशोक काकवर्ण का अंत भी किसी षड्यंत्र का ही परिणाम था। कालाशोक काकवर्ण के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया। और उसमें उसके उत्तराधिकारियों के में जो नाम मिलते हैं उनमें भद्रसेन, पुरंदवर्ण, मंगूर, सर्वज्ञ, जालिक, उभक, संजय, कौरव्य, नंदिवर्धन और पंचक